आप मरीज हैं, पेशेंट हैं, तो उसके बाद भी आप कोशिश करें कि आप मास्क प्रॉपर लगा के रखें, अपनी जो हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखें, तो बहुत चांसेस बहुत कम। इम्पोर्टेंट। जी। हाँ जी। अगर हम सर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स क्या होते हैं इस बीमारी के? किस तरह के लक्षण नजर आते हैं? मैम सिम्टम इसमें जैसे मैंने कहा कि नासिकाओं के थ्रू पहले आता है, तो पहले डिस्चार्ज, ब्लडी डिस्चार्ज आने का चांस है, ब्लैक डिस्चार्ज नाक में से आने का इसमें चांस रहता है। एक साइड पे, जैसे फेस के एक साइड पे नमनेस होने का चांस, जैसे एनेस्थीसिया हो गया है एक साइड पे, या दांतों में दर्द कि दांत लूज हो रहे हैं, या टोसिस जिसको बोलते हैं कि एक आंख से जो पलक है वो नीचे बैठ गई है, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आंख की मूवमेंट नहीं हो पा रही, या अगर हम देखें तो आंखें दोनों सेम लेवल पे हैं, और अगर एक आंख बाहर की तरफ ज्यादा आ रही है जिसको हम प्रोप्टोसिस बोलते हैं, वो अगर हो, तो आप पोस्ट कोविड पेशेंट में तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर एक साइड में जैसे आंख के पीछे पेन हो रही है बहुत ज्यादा, आंख के आसपास पेन हो रही है, तो ये इसके लक्षण है जी। म्यूकरमाइकोसिस के। जी। काफ़ी खतरनाक लग रहा है सुनने में, ज़ाहिर है कि लक्षण इतने मतलब दिखने में, सुनने में लग रहा है कि इतने खतरनाक है, तो बीमारी वाक़ई बहुत गंभीर है। ये जो आपने बताया कि ये सारे लक्षण इसके अंदर हो सकते हैं, तो अब यहाँ पर ये जानना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्या इसका पूरा इलाज मुमकिन है? और इससे पहले बल्कि मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, वो ये है कि ये जब जो कोविड पेशेंट्स की बात अगर हम लोग करें, तो वो आम तौर पे एक किसी के पॉज़िटिव होने के बाद या फिर ठीक पूरी तरीके से ठीक होने के बाद कितने दिन के बाद ये आ सकता है, ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है? मैम ये यूजली जब पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं हॉस्पिटल से, तब उनको जो ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं वो यूजली अब ये गाइडलाइन है कि आप ईएनटी सर्जन को 7 डेज के बाद दिखाएं, कि और स्पेसिफिकली जो मैंने सिम्टम्स बोले उसके लिए सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें कि ये बढ़ तो नहीं रहा। तो सबसे पहले ईएनटी वालों को भी दिखाएं, वो नोज की एग्जामिनेशन करते हैं, और क्रस्टिंग बोलते हैं, तो टर्मिनेट्स के आसपास नाक के अंदर क्रस्टिंग होती है, वो चेक करके एग्जामिन करके वो कर सकते हैं। आई से रिलेटेड जो एग्जामिनेशन होती है कि हम विजन चेक करते हैं, हम उनके प्यूपिल्स जो से हैं कि प्यूपिल्स लाइट जब हम टॉर्च मारते हैं तब वो कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं प्रॉपरली, नहीं हो रहे। आई की मूवमेंट्स हम देखते हैं जब पेशेंट आते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद 7 डेज के बाद आएंगे, फिर 1 मंथ के बाद आएंगे दिखाने के लिए, तो हम उनकी मूवमेंट्स और उनको हम ये डेंजर साइंस भी बताएंगे कि ये चीजें हैं जिसके लिए आपको सतर्क रहना है। सतर्क रहना है, डरना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने व्यूअर्स को भी ये कहूंगा कि सतर्क रहना जरूरी है, कि आपको नॉलेज होनी जरूरी है, पर नॉलेज से फेयर नहीं आना चाहिए, डर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों का हम सही टाइम पे इलाज कर लें तो हमें इसको एग्रेसिवली हम ट्रीट कर सकते हैं। और जैसे जिनको इनिशियली जब सिम्टम्स आते हैं तो हम उसमें चेक कैसे करते हैं, तो हम उसमें चेक करते हैं कि हम स्वैब लेते हैं, जैसे एग्जामिनेशन में चेक करते हैं, और जिनमें अगर हमें शक होता है कि हाँ इनमें म्यूकर होने का चांस है, हिस्ट्री है जिसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, पेशेंट को हुआ है, और वेंटिलेटर पे रह चुके हैं, या बाईपैप पे काफी टाइम पे रह चुके हैं, तो ये सब डेंजर साइंस हैं। और जैसे कई जो डायबिटिक पेशेंट जिनको टोक्लीमुजाब मिला है, इन लोगों में भी हमें देखना जरूरी है। और साथ में जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो आई की मूवमेंट देखनी, एंड पीछे का पर्दा, नसें, रेटिना, ये सब चीजें देखनी बहुत जरूरी है। जी। सर, चूंकि हम लोगों ने जैसे बात की सिम्टम्स से बात कर ली है, ये बात कर ली कि क्या-क्या चीज़ें हमें एक पेशेंट के अंदर किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब ये यहाँ पर ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या इस बीमारी का, इस समस्या का पूरी तरीके से इलाज मुमकिन है? और जो इलाज है उसमें सही उसका जो तरीका है वो क्या है? किस तरह से इलाज किया जाता है इसका? तो मैम इलाज तभी मुमकिन है जब हम पहले उसको डायग्नोज करें। तो डायग्नोसिस के लिए एक तो हम ग्राम क्यूएच स्वैब करते हैं, नेजल एंडोस्कोपी से इसको चेक करते हैं कि साइनसेस वगैरह इन्वॉल्व हैं, एंड उसके बाद हम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लोग कंफ्यूज होते हैं, इवन कई कलीग्स में भी कंफ्यूज होते हैं कि हम एमआरआई कराएं या सीटी स्कैन कराएं। तो सबसे जी। ज्यादा जरूरी इस केस में क्या है कि हम कॉन्ट्रास्ट इनहांस, जो गेडोलोनियम एक डाई आती है, उसको हम इंजेक्ट करके हम एमआरआई कॉन्ट्रास्ट करके देखें, तो उससे पता लगता है कि कौन कौन से एरियाज म्यूकरमाइकोसिस से अफेक्टेड हैं। तो जहां जहां पे ब्लड नहीं जा रहा, वो एरियाज जो है म्यूकरमाइकोसिस से अफेक्ट हुए हैं, तो वो जी। उसपे कॉन्ट्रास्ट नहीं उठाएंगे एमआरआई पे। तो एमआरआई पे कॉन्ट्रास्ट नहीं उठाएंगे तो वो एरियाज जो है अपने को ब्लैक नजर आएंगे।
तो जो एरिया ब्लैक है, इसका मतलब है कि वहां की ब्लड सप्लाई फंगस ने खत्म कर दी है, वो टिश्यू डेड हो गया। जब टिश्यू डेड हो जाता है तो वो फंगस का घर बन जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि हम ये जो पूरा जो फंगस ग्रो हुआ है साइनसेस के अंदर या ऑर्बिटल वॉल के अंदर, जो पुश कर रहा है ऑप्टिक नर्व को, जिससे ब्लाइंडनेस होने का डर है, हम इसको कंप्लीट रिमूवल करें। तो ये जो फंगस है जो साइनस में ग्रो किया हुआ है, हमें इसको पूरा का पूरा रिमूव करना है। और उसके बाद जो एरिया डिब्राइड हो गया वहां पे एम्फोटेरिसिन बी अप्लाई करते हैं। जो एरिया जहां से हम ये पूरा फंगस निकालते हैं, जो एरिया डेड हो गए हैं, ब्लैक हो गए हैं बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई, और जहां ये जा नहीं रहा, क्योंकि हमें जो हम दवाई देंगे, जो हम एम्फोटेरिसिन बी का जो ट्रीटमेंट है एंटी फंगल है, वो तो वहीं जाएगा जहां ब्लड सप्लाई जा रही है। ठीक है, तो वहां पे जाने के लिए जो डेड एरिया उसको हमने रिमूव करना है, क्योंकि वहां से ग्रोथ हो सकती है फंगस के द्वारा। तो मेन ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल है, सर्जिकल है, सर्जिकल है। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एडिटिव है। तो ये सब समझना जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम सही टाइम पे डायग्नोज करके कितना एरिया अफेक्टेड है, उसको हम एग्रेसिवली उसको ट्रीट करें। फिर साथ में जो एम्फोटेरिसिन बी है, तो लाइजोजोमल लाइपोजोमल जो एम्फोटेरिसिन बी होती है वो यूज करी जाती है फॉर ट्रीटमेंट। तो इनिशियली जिन लोगों को ब्रेन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल म्यूकर का इन्वॉल्वमेंट है, तो उनका डोज 5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डोजेज है। और जो जिनको ज्यादा सिवियर म्यूकर है उनके लिए डोजेज 10 मिलीग्राम पर केजी है। फिर उसके बाद जब थोड़ा बेटर हो जाता है 7 डेज 10 डेज, उसका पोसाकोनाजोल उसका एडिटिव हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये उसका मेन जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल डिब्राइडमेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉलोअप, फॉलोअप का डायग्नोसिस थ्रू एमआरआई, एंड एमआरआई के बाद तुरंत जो उसका एग्रेसिव ट्रीटमेंट है वो जरूरी है कि चीज बीमारी पकड़ में आ जाए तो हम उसका तुरंत इलाज करें। जी, जी। बहुत ही अहम जानकारी आपने दी है, ख़ासकर जो सर्जरी वाली बात आपने बिल्कुल क्लियर की है कि इसका इलाज जो है वो सर्जरी ही है। लेकिन सर यहाँ पर मेरे दिमाग में एक मतलब मन में एक क्वेश्चन आया, वही क्वेश्चन ये है कि ये तो हम बात कर रहे थे आई में अगर प्रॉब्लम है तो, लेकिन अगर ये बॉडी के दूसरे पार्ट में फैल जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है, बाकी जो बॉडी के हिस्से हैं उनमें चला जाता है, तब वहाँ पर तो ऑब्वियसली फिर जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन्स के थ्रू ही होता होगा। वो मेडिसिन के थ्रू ही होता है। वो फिर एम्फोटेरिसिन जो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी है वो चलता है फिर उसमें। फिर और उसमें साथ साथ में जब लाइफो ये एम्फोटेरिसिन बी और ये सब दवाइयां चलती हैं, तो उसमें मेन है कि किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं। और इसमें रेगुलर हम फिर क्रिएटिनिन का चेक हर रोज या 48 आवर्स पे, ये बोला गया है कि हम सीआरपी जब हम डिब्राइडमेंट कर लेते हैं तो सी रिएक्टिव प्रोटीन और ईएसआर से बॉडी के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हम चेक करते रहे, क्योंकि ये मार्कर्स नीचे रहेंगे तो म्यूकर ग्रो नहीं करेगा। तो वो भी फॉलोअप करते रहते हैं। एंड साथ में जहां से डिब्राइडमेंट हुई है, जैसे अभी ईएनटी सर्जन ने डिब्राइडमेंट किया है कि हम एक्सिला जो साइनस है वहां से डिब्राइड करके वो ओपनिंग बना के वहां चेक करते रहते हैं। जो दूरबीन है, नेजल एंडोस्कोपी है, उससे देखते भी रहते हैं कि दोबारा तो ये बीमारी नहीं आ रही। तो जरूरी नहीं कि हमें फॉलोअप पे एमआरआई ही कराना जरूरी है। तो जो सर्जन होते हैं, ईएनटी सर्जन वगैरह होते हैं, क्योंकि एज अ टीम पूरा इसका इलाज किया जाता है। तो ईएनटी सर्जन एंड साथ में रेडियोलॉजिकल एंड साथ में जो आई सर्जन है वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो प्राइमरी रोल है डिब्राइडमेंट का। यानी एक छोटा-सा जो कोरोना है उसने कितनी-कितनी जगह डैमेज किया कर सकता है या कर रहा है हमारी बॉडी को, ये बड़ा ही कंसर्न का मसला है। जी सर यहाँ पर चूँकि हमने शुरुआत में जो बात की थी उसमें बात की थी प्रिवेंशन की या कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे कि हम बचा सकते हैं। हालाँकि आपने काफ़ी अच्छे से विस्तार से बताया था, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि कुछ लोग अगर बाद में जुड़े हों, तो आप एक बार फिर से, क्योंकि हमारा इस जो सेशन है इसके सबसे ज़्यादा कोशिश हमारी होती है कि हम प्रिवेंशन पर ज़्यादा बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बचा सकते हैं, इसके बारे में लोगों को अवेयर करें। तो अगर आप एक बार लोगों को बता पाएँ कि ट्रीटमेंट के दौरान खुद से इंडिविजुअल अपने लेवल पे या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं वो किस तरह की चीज़ों को ध्यान रख करके इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं पेशेंट को? तो बचने का तरीका तो मैम जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला है कि सेल्फ मेडिकेट नहीं करना। ठीक है, जब स्टेरॉइड्स तभी यूज करने जब डॉक्टर बोले, जब इन्फ्लेमेटरी मार्कर ज्यादा हो। और ये नहीं है कि स्टेरॉइड से हमें डरना है, स्टेरॉइड हमारी ट्रीटमेंट के लिए हैं।
तो जब इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बड़े हों, जब LDH, सीरम फेरेटिन, जो ये रेगुलरली जो टेस्ट कराए जाते हैं उनमें ये सब चीजें बड़ी होती हैं, ये टेस्टों में मार्कर्स बड़े होते हैं, तब स्टेरॉइड अंडर डॉक्टर सुपरविजन, अंडर डायबिटीज मैनेजमेंट, कि जो हमारे जो शुगर लेवल्स है, हमने तो स्टेरॉइड दे दिया, बट हमने उसकी शुगर भी पेशेंट की कंट्रोल करनी है, मॉनिटर करनी है, वो सबसे जरूरी है। अपने डॉक्टर को लूप में लेना है और शुगर पेशेंट की मॉनिटर करके उनकी शुगर जो है कंट्रोल में रखनी जरूरी है, पेशेंट को भी और जो उनके साथ रिलेटिव है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब पेशेंट खुद ही ग्रस्त है कोरोना से, तो ही हैज टू डू सेल्फ केयर। तो जब जब ऐसी बात आती है घर पे अगर कर रहे हैं तो वो चीजें, बट मोस्टली ये सब चीजें हॉस्पिटल में होती हैं, तो हॉस्पिटल का स्टाफ वगैरह शुगर मॉनिटरिंग करते हैं। तो मेन मेन चीज यही है कि स्टेरॉइड सेल्फ यूज नहीं करना दर्शकों को, सबसे जरूरी है कि स्टेरॉइड अपने आप से नहीं लेने, अगर ले रहे हैं तो शुगर मॉनिटर जरूर करें। जी। चूंकि ये तो आपने बता दिया कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, अगर मैं एक जनरल पूछती हूँ, इस टाइम पे कोरोना के टाइम पर कोई भी आदमी अपनी आंखों का जो ख्याल रखना है वो किस तरीके से रखना चाहिए, तो वो आप कुछ टिप्स अगर दे पाएं तो बहुत मदद होगी लोगों की। हाँ जी मैम, क्योंकि अब ऑलमोस्ट लाइक ऑल ऑफ इंडिया इज इन लॉकडाउन, तो स्टे होम स्टे सेफ वाला एक मोटो रहता है। एंड पहले तो हम जैसे इवन छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप मोबाइल मत देखिए, बट आज के टाइम पे जरूरी है कि सब लोग एक जगह टिक के रहें, चाहे आप मोबाइल देखें चाहे कुछ देखें, तो एटलीस्ट ये है कि कंटिन्यूसली नहीं देखना। मतलब अगर आपने 2 आवर्स देख लिया तो उससे ब्रेक ले लें। सबसे जरूरी ये है कि अपनी आंखों में जो सा स्ट्रेन जो रेडिएशन है उसका पड़ता है, जो आपने भी पहले एक बहुत अच्छा सा टॉक किया था इसी के बारे में, मुझे याद है जब ब्लू आई रेडिएशन के बारे में हम बात कर रहे थे कि ब्लू रेडिएशन रात को काफी हानिकारक होता है, तो रात को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज आई से रिलेटेड ये है कि कई बार कोरोना के कुछ लक्षण ये दिखेंगे, कंजक्टिवाइटिस करके आता है कई पेशेंट्स को। तो जब भी कोई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको कंजक्टिवाइटिस होता है और साथ में बुखार है, तो स्टार्टिंग में कुछ लोगों में देखा कि इनिशियल प्रेजेंटेशन कंजक्टिवाइटिस और बुखार के साथ कोरोना पेशेंट का हुआ है। तो अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है और बुखार हुआ है या घर में किसी और को है पॉजिटिव है, कोविड टेस्ट पॉजिटिव है, तो आप अपना RT-PCR जरूर कराएं, सबसे जरूरी है। और साथ में ड्राइनेस आई की जो पेशेंट जिनको कोरोना होता है उनको आईज में लिड्स के आसपास पफिनेस होने का चांस है, जिसको लिड हाइपरीमिया बोलते हैं, लिड टेलेंजेक्टेसिया बोलते हैं। आंख की जो लिड्स होती हैं उसके बाद लाली आने का चांस रहता है, कंजक्टिवाइटिस होने का चांस रहता है। कंजक्टिवाइटिस इनिशियल फेज में जैसे मैंने कहा तब होता है, और बाद में जब ये सी रिएक्टिव प्रोटीन और ये बढ़ते हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर एक रिएक्टिव सर्ज आता है, तो उसकी वजह से भी आंखों में लाली होने का चांस रहता है। बट इन केसेस में बिकॉज लाली आ रही, तो हम एक सिंपल एंटीबायोटिक, नॉट अ हाई ग्रेड एंटीबायोटिक, हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं चाहते, तो सिप्लॉक्स या ऐसे कोई लुब्रिकेंट आई ड्रॉप हम यूज कर सकते हैं। साथ में हमें पेशेंट को अगर कोई भी विजन में दिक्कत आ रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से, अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके इन हाउस विजिट लाइक जब पोस्ट कोविड वो कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आई सर्जन कंप्लीट आई एग्जामिनेशन कर सकता है। तो स्पेसिफिकली अगर जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो अभी डिस्चार्ज हुए हैं, हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हुए हैं, वो अपने फॉलोअप के लिए सोलो आई क्लिनिक, जैसे कि अगर वो नहीं चाहते कि उनके घर के रिश्तेदार साथ में हॉस्पिटल जाएं क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन कैच होने का डर रहता है, तो इवन दे कैन विजिट सिंगल आई क्लिनिक, तो जहां पे डॉक्टर एक बारी कंप्लीट आई एग्जामिनेशन करे, उनका पूरा आइरिस से लेके पीछे प्यूपिल से लेके रेटिना के नर्व तक पूरा चेक किया जाए। तो वो सब चीजें जरूरी हैं कि कहीं पे भी अपने को लगता है कि कहीं पे डबल विजन आ रहा है या आंख की रोशनी कम हो रही है, तो हमें सतर्क हो जाना है और तुरंत एक आई सर्जन से टेली कंसल्ट कर लें, नहीं तो दिखा दें तो सबसे बेस्ट है जी। वो सबसे जरूरी है कि हम ये चेक होए तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी, अगर हम लोग एक आम तौर मतलब एक जनरल बात करते हैं जो आंख से जुड़े हुए इन्फेक्शंस हैं, खास कौन कौन से कॉमन इन्फेक्शंस नॉर्मली पाए जाते हैं? आई इन्फेक्शन कोविड में? नहीं, कोविड पे तो हम लोगों ने बात की, अगर कुछ मैं ऐसा मिस किया है जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन नहीं किया है तो आप बता सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम।
हाँ जी, हाँ जी, जी। तो मैम मैं यही कहूंगा कि जैसे एक तो मैंने लिड्स के बारे में बात करी, तो लिड्स के अलावा जो आंख का जो सफेद हिस्सा है जिसको हम स्क्लेरा बोलते हैं, तो वहां पे लाली एपिस्क्लेराइटिस, इवन क्योंकि ब्लड के अंदर जो मार्कर्स हैं वो काफी फ्लक्चुएट होते हैं, तो उनके अंदर ब्लीडिंग भी होने का कई बार चांस होता है। तो मेरे पास, क्योंकि जैसे हम टेलीमेडिसिन कर रहे हैं, तो इवन काफी रिलेटिव जिनको कोविड हुआ हुआ है, तो वो भी फोटोज भेजते हैं अपनी आईज की कि कंजेक्टिवाइटिस हो गया है या लाली हो गई, और वो घबरा जाते हैं एकदम से। तो हम उनके सिम्टम पूछ के कि आपको विजन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एक आंख बंद करके अपना विजन एसेस करिए, दूसरी आंख बंद करके अपना विजन एसेस करिए। अगर आंखों से जो टीवी के जो नीचे वाली स्ट्रिप है वो आराम से पढ़ी जा रही है अपने चश्मे से, तो वो एक बार आप एसेस कर लीजिए। तो अगर कभी लगता है कि नहीं, उसमें देखने में दिक्कत आ रही है, तो एक बार डॉक्टर को दिखाइए। इवन जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द, क्योंकि हम स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं, तो स्टेरॉइड्स के और साइड इफेक्ट ये होते हैं कि जो ग्लोकोमा पेशेंट्स हैं उनका आई प्रेशर बढ़ने का चांस रहता है। अब जैसे आज ही मैंने एक यंग गर्ल देखी, तो शी वॉज 25 years old and she had high pressure because she was on steroids, बट अंडर मॉनिटरिंग एंड अंडर उनका ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल था। बट इतना ज्यादा म्यूकर माइकोसिस के ऊपर टॉक होता है तो सब लोग घबरा भी जाते हैं कि कि कहीं कहीं म्यूकर तो नहीं हो रहा, तो भी पेट में तो एग्जामिन। जी, जी, हाँ, सबसे ज़्यादा बात तो हो गई है। हाँ, जी, तो साथ में और सिम्टम है कि आंखों में इन्फ्लेमेशन होने का भी चांस रहता है। जैसे आयराइटिस, जैसे ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, तो जैसे आंखों के अंदर जो पुतली होती है उसको आयरिस कहते हैं, तो आयराइटिस होने का चांस रहता है। स्टेरॉइड की वजह से प्रेशर बढ़ने का चांस रहता है। जब हम पीछे जो जेली की तरफ जाएं, तो जेली में भी इन्फ्लेमेशन, क्योंकि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन का तूफान आया हुआ, साइटोकाइन स्टॉर्म आई हुई है, तो कई बारी जो होती है आंख की जेली भी इन्वॉल्व होती है, इसको विट्राइटिस बोलते हैं। साथ में हम अगर हम और पीछे की तरफ रुक करें, तो रेटिना में भी कई कई चीजें देखी जाती हैं। जैसे जो लोग अगर आप देखेंगे काफी व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, टोक्लीजुमैब करके एक मेडिसिन है, तो जो पेशेंट्स को ये टोक्लीजुमैब दिया जाता है, उन पेशेंट्स में पीछे ब्लड के हेमरेजेस देखे जाते हैं कभी, बट विद स्टॉपेज ऑफ ट्रीटमेंट ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और साथ में जो ये कोविड की वजह से नर्व जो सी हैं, आई की जो मसल्स होती हैं, आई के अंदर 6 मसल्स होती हैं, इनका पैरालिसिस होने का भी चांस रहता है कि तब इंसान को डबल विजन होती है या आई ड्रूप होने का चांस रहता है। तो ये सब चीजें भी हमें ध्यान रखनी है कि कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कि आंख किसी पेशेंट की पोस्ट कोविड आंख ड्रूप हो रही है या उनको डबल दिख रहा है, क्योंकि वो पेशेंट साहब बोल देंगे मेरे को चीजें डबल दिख रही हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। रेटिना की तरफ रुख करें तो, और रेटिना में भी इन्वॉल्वमेंट होती है नर्व में, स्पेसिफिकली जिसे नर्व की सूजन बोलते हैं, पेरिफ्लेबाइटिस भी होता है, जो नसें होती हैं उनमें सूजन होने का चांस है। तो आई भी पूरी तरह इवेल्युएट होनी बहुत बहुत जरूरी है। यही अभी जितने भी आई के सर्जन हैं ऑल ओवर इंडिया, स्पेसिफिकली दिल्ली जो ग्रुप है, उनमें भी यही कहा गया कि पोस्ट डिस्चार्ज ऑल्सो 7 days एंड 1 month के बाद आप अपना आई चेकअप, ईएनटी चेकअप अपने जो भी क्लोजेस्ट ईएनटी सर्जन है उनको दिखाएं, आई सर्जन को दिखाएं, सो दैट आपकी आई एग्जामिनेशन कंप्लीटली करी जा सके, पूरा इवेल्युएशन करा जा सके, और कहीं पे भी डाउट होता है तो देन वी गो इन फॉर एमआरआई। जी। तो ये जो आई चेकअप की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ़ जो लोग कोमॉर्बिड लोग हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ वगैरह के जो पेशेंट हैं, जिनको ज़्यादा चांसेज़ हैं, या फिर जो नॉर्मल पेशेंट हैं कोविड के, उनको भी कराना चाहिए? मैम जो नॉर्मल कोविड के पेशेंट्स हैं, अगर उनको दिक्कत आ रही है, अगर उनको ऐसी दिक्कत आ रही है कि आंख के आसपास पेन हो रहा है और स्टेरॉइड्स दिए गए हैं, उन लोगों में देखना जरूरी है। और कई बार जैसे मैं बोल रहा हूँ ब्लड विजन है, क्योंकि कोविड ब्लड वेसल्स को भी इन्वॉल्व करता है, ये वायरस एक एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से कई बार थ्रोम्बाई जो बोलते हैं, जिससे आप सुनेंगे कि किसी का कोविड डायग्नोज नहीं हुआ, उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक वाले इश्यूज भी सामने आ रहे हैं। तो जो ये जो थ्रोम्बाई हैं, ये जाके आंखों की नसों को भी ब्लॉक करते हैं। तो कई बार अगर किसी की विजन ड्रॉप हो रही है, एक आंख अपनी बंद करके सेल्फ असेसमेंट करी जाए कि सब विजन वगैरह ठीक है कि नहीं है, और अगर कभी लगता है कि हाँ विजन ड्रॉप कर रहा है, तो तुरंत अपने जो नियरेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आई सर्जन हैं,
उनको प्लीज कांटेक्ट करें, क्योंकि जो इनिशियली जब हम कोई चीज डायग्नोज करते हैं तो सही टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा रिकवरी बहुत बेटर रहती है। तो कहीं किसी भी चीज में पहले अगर सही टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए तो ट्रीटमेंट बड़ी आराम से हो जाता है। साथ में जैसे कई कई लोग इवन पेंडेमिक जैसे लॉकडाउन है तो कई बार लोग डरते हैं कि हम आई सर्जन का जाएं या ना जाएं, उनका दो मन रहता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये अपने मन में डाउट निकाल दें। अगर आपको कभी भी लगता है कि कोई नॉन कोविड पेशेंट है, उसको इमरजेंसी है, तो कोई हॉस्पिटल उनको मना नहीं कर सकता, उनको देखना पड़ता है। इवन इवन जैसे हम तो रात को भी कोई स्ट्रोक का पेशेंट है किसी को, हम अपने एज ए डॉक्टर्स ग्रुप में भी गाइड करते हैं कि आप यहाँ चले जाइए, इन डॉक्टर के यहाँ कांटेक्ट कर लीजिए। तो कोई भी सिम्टम आपको आ रहा है, अगर आपको रेटिना प्रॉब्लम है कोई और हमें इंजेक्शन लगते रहे हैं, तो हमें अपना ट्रीटमेंट डेफर नहीं करना। स्पेसिफिकली जैसे रेटिना के पेशेंट्स हैं जिनको इंजेक्शन लगते हैं आई में, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन है, ट्रीटमेंट ना डेफर करें, अपने डॉक्टर से सर्टिफिकेट बना के आप उनको दिखाने जरूर जा सकते हैं। उसमें कोई आपको रोक नहीं सकता, बिकॉज एक मेडिकल इमरजेंसी में अपना ट्रीटमेंट आप मत डिले करिए। अगर आपको लगता है, कभी भी आपको सेल्फ डाउट होता है कि नहीं मेरे को दिखाना जरूरी है, आप एंग्जाइटी करने से अच्छा है कि आप डॉक्टर से कांटेक्ट करके आप उनको जाके दिखा के आए, वो सबसे इम्पोर्टेंट, सो जी। दैट ट्रीटमेंट डिले ना हो। जी। ब्लैक फंगस पे तो पूरा विस्तार से हम लोगों ने बातचीत कर ली है। उसके अलावा जो भी कोविड के पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, उस पे भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं एक इन जनरल पूछना चाहती हूँ कि जो आँखों से जुड़े इन्फेक्शंस और एलर्जी, इनफैक्ट ये थोड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में कि एलर्जी और इन्फेक्शन में अंतर क्या होता है आँख में? तो अगर आप ये क्लियर कर पाएँ कि क्या डिफरेंस है दोनों में आँख में? हाँ, जी। ये बहुत बहुत कॉमनली देखा जाता है कि लोगों में डाउट होता है कि ये इन्फेक्शन हुआ है या एलर्जी हुई। तो सबसे मोटा मोटा गोल्डन रूल मैं ये कहूंगा, जो एलर्जी होती है वो यूजली दोनों आइज में इफेक्ट होती है, क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं, कोई चेंज ऑफ सीजन है। स्पेसिफिकली जो इंडिया में जो एलर्जी मैंने देखी है, जितने कि हमारे पास बच्चे भी बहुत आते हैं दिखाने के लिए, तो यूजली चेंज ऑफ सीजन, जैसे अभी गर्मी आ रही है तो बहुत सारे लोगों को इचिंग, एलर्जी, ये प्रॉब्लम आती है। एंड जब बरसातें होती हैं तब ये दो टाइम पे एलर्जीज बहुत बढ़ जाती है। तो जब भी जैसे जिन बच्चों को एलर्जी होती है, एस्थमा होता है, उन बच्चों को आंखों की एलर्जी भी काफी पाई गई है। तो जब भी बच्चे जैसे बाहर से घर के अंदर आ रहे हैं तो क्लीन जो साफ पीने वाला पानी है उसे आंख में छींटे मार के, सो दैट जो भी स्पोर या कुछ आंख के अंदर जा रहा है जो एलर्जी कॉज कर रहा है वो क्लीन हो जाए। और सेकंड चीज आती है इन्फेक्शन की। जो इन्फेक्शन यूजली एक आई में पहले स्टार्ट होता है। तो और इन्फेक्शन का ये साइन है कि जब हम सो के उठते हैं तो एक डिस्चार्ज किस्म का, जैसे येलोइश डिस्चार्ज जिसको बोलते हैं, वो आंख से निकलता है एंड थोड़े पेन करता है आईज में। तो जब भी रेड आई है या कुछ है तो तुरंत अपने डॉक्टर दिखाएं, क्योंकि रेड आई के भी 100 कॉजेज हैं। तो जब तक डॉक्टर अपनी मशीन पे मैग्नीफाइंग करके उसको मशीन पे ना चेक करे तो वो चीज मिस हो सकती है। तो इन्फेक्शन में ये है कि डिस्चार्ज ज्यादा होता है। एंड एलर्जी यूजली एलर्जी सीजन में, जब चेंज ऑफ सीजन होता है, जैसे अभी मार्च अप्रैल के टाइम पे एंड जुलाई के टाइम, जुलाई अगस्त जब रेन्स होती हैं तब एलर्जीज ज्यादा पाई जाती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप देखते हैं आपके बच्चों में एलर्जी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आप ये ध्यान रखें कि आप आई रब ना करने दें। तो जब बच्चे आई रब करते हैं तो ये देखा गया कि एक बीमारी होती है केरेटोकोनस, तो वो उन बच्चों में होने का चांस ज्यादा होता है जो अपनी आईज रब कर रहे हैं। तो बच्चे अगर आप नोटिस करें कि आईज रब कर रहे हैं, अपनी आंखें मल रहे हैं, तो आप उनको तुरंत बोलें कि आप प्लीज डॉक्टर को, आप उनको डॉक्टर के पास ले जाएं और एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट का जो कोर्स है वो उस वक्त कराएं। वो सबसे जरूरी। जी। आ, सर, एक यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सवाल है जो मैं मिस कर गई हूँ, वो ये है कि अभी चूंकि जैसे आपने बताया कि मौसम चेंज होता है और मौसम चेंज होने पे कई बार जो है इन्फेक्शंस जो है वो कई तरह के देखने, बल्कि एलर्जी और इन्फेक्शंस दोनों देखने को मिलते हैं। अगर हम आंख से जुड़े कुछ कॉमन इन्फेक्शंस की बात करें तो वो कौन कौन से होते हैं और उनके लिए मतलब प्रोटेक्शन क्या हो सकता है? मैम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हाइजीन। तो मोस्टली जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, यूजली जैसे हम कहीं गए, हमने कुछ चीज टच करी और हमने वही चीज आईज में हम रब कर दिया, तो वो इन्फेक्शन का एक पोर्टल बन जाता है। उसको बोलते हैं फोमाइट बेस्ड इन्फेक्शन। तो यूजली ये जो इन्फेक्शन की आप बात करें, मोस्टली जो इन्फेक्शन हमारी आईज में होते हैं, जो हम आंखों में लाली आ गई या लाल आंख हो गई, ये यूजली कंजक्टिवाइटिस करके होता है। और ये यूजली वायरल कंजक्टिवाइटिस होता है। ये जैसे कई बार लोग काला चश्मा पहन लेते हैं
उनको लगता है काला चश्मा पहनने से दूसरे को नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यूजली जहां आप टच कर रहे हैं, हैंड हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। सॉरी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। चूंकि ये जो बात आपने कही ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अक्सर ये तो कहा जाता है कि आपको अपनी आंखों को जो वो काला चश्मा आप जो बता रहे हैं पहन के रखना है, तो आई थिंक इससे दूसरे लोगों देखेंगे नहीं। अब ये मिथ है या सच है, ये कितना सच है ये तो आप ही बता सकते हैं। तो इस काले चश्मे की बात करता हूँ मैं। तो काला चश्मा बेसिकली जब हम धूप की तरफ जाते हैं तो कई बार क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस में कॉर्निया जो होता है उसमें इन्फ्लेमेटरी स्पॉट, जिसको हम पंक्चर्ड केराटिटिस बोलते हैं, वो होते हैं। तो धूप में कई बार लोग आंखें खोलना मुश्किल हो जाता है। जी तो उस उन उन केसेस में हम ब्लैक गॉगल्स एडवाइस करते हैं। तो बेसिकली किसी को देखने से, किसी की नजर में देखने से कंजक्टिवाइटिस नहीं फैलता। आप किसी चीज को, उन्होंने टच किया है टेबल को, आपने उस टेबल को टच करा है और अपनी आईज को रब कर लिया, उन केसेस में होने का चांस ज्यादा रहता जी जी। हाँ, ये बहुत ही मतलब बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि आमतौर पे सब लोगों को यही लगता है कि आप आंखों में देखेंगे डायरेक्ट तो फिर आपको हो जाएगा। है। जी। राइट राइट राइट। ठीक है सर, अभी कुछ सवाल हमारे पास आए हैं तो हम ये सवाल ले लेते हैं। किसी ने मुझे पूछा है कि हाउ मे पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ब्लैक फंगस, एनी आइडिया? आपने बताया वैसे स्टार्टिंग में कि ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में होता है, लेकिन फिर भी अगर ये चाहते हैं तो प्लीज आप इनका रिप्लाई कर दें। मैम, जैसे ब्लैक फंगस कुछ कुछ एरियाज में ऐसा देखा गया है, कुछ कुछ एरियाज में ज्यादा है। एंड जैसे जहाँ पे शुगर कंट्रोल अच्छा हो रहा है, जैसे जिन हॉस्पिटल में शुगर कंट्रोल अच्छा है और सेल्फ मेडिकेशन नहीं ले रहे, वहां पे काफी कम है। तो अभी इतने केसेस सुनने में आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ज्यादा पहले वेव अहमदाबाद और महाराष्ट्र से आई थी, तो और जयपुर से ज्यादा वेव आई थी, तो वहां पे इस वक्त ज्यादा केसेस थे, तो वहां पे ज्यादा केस स्टडीज हैं। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि सब, मतलब जितने सब डायबिटीज हैं उन सबको होगा। तो जिनको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हुआ है, ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं या जो वेंटिलेटर पे रहे हैं, उनको होने का चांस ज्यादा है। जैसे टोक्लिमुज़ैब जिन्होंने लिया है, तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये ब्लैक फंगस होने का चांस ज्यादा रहता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि फेयर नहीं करना, डर नहीं करना, अपना डॉक्टर को दिखाएं, जैसा वो बोले, एमआरआई कराने के लिए बोले, अगर उनको थोड़ा सा भी शक हो तो अपना ट्रीटमेंट कराएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम किसी से एडवाइस देते हैं तो हमारा डर खत्म हो जाता है। जी। एक और सवाल है, ये है ब्लैक फंगस शरीर के किन हिस्सों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसके शुरुआती लक्षण कैसे पहचानेंगे? आई थिंक इस पे तो काफी विस्तार से बात की है हमने। हाँ जी, हाँ जी, पर मैं फिर से, अगर आप चाहते हैं, अगर सुनना चाहते हैं, तो मेन मेन ये है कि आई के आसपास पफिनेस, नोज से ब्लैकिश और ब्लड कलर डिस्चार्ज, एंड आंख के आसपास पेन होना, आई की मूवमेंट्स में थोड़ा दिक्कत आना, एक साइड जो है फेस की उसमें एनेस्थीसिया होना, डेंटल पेन होना, और नमनेस होना, ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। जी। जी, एक और आज के लिए हम लास्ट सवाल है, ये हम हमारा आज का ये लास्ट सवाल ले लेते हैं। ये सॉरी सेकंड, इनका सवाल है कि एज कोविड रेसेस द शुगर लेवल्स, सो डू स्टेरॉइड्स, will controlling sugar have an impact on black fungus, or what is it, यस mucormycosis? यस, डेफिनेटली डेफिनेटली, जब हम शुगर को अच्छे से कंट्रोल करेंगे तो वो ब्लैक फंगस होगा ही नहीं। क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती ही तब है जब हम बहुत ज्यादा स्टेरॉइड यूज करते हैं, और हमने बॉडी के अंदर जो स्टेरॉइड उसको कंट्रोल नहीं किया, तभी उसको एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है कि उसने अपॉर्चुनिटी पाई और उसने अटैक कर दिया। तो जी अगर हमारे पैरामीटर्स कंट्रोल्ड है, शुगर मॉनिटरिंग हो रही है, हम सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं शुगर की, तो नहीं होगा, नहीं होगा। जी। सर, बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ, और बहुत ही डिटेल में आपने सारी जानकारी दी कि किस तरीके से आप जो है इससे बच सकते हैं। अगर हो जाए तब आप कैसे पहचानें, शुरुआत में जो लक्षण है वो क्या क्या हो सकते हैं, होने के बाद सही ट्रीटमेंट क्या है। ये सारी जानकारी हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।